Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 10 for the course of Steel Structures. This course is generally for BS Civil Engineering Technology. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 10 and week number 10. So in our today's lecture, we will continue our topic on the analysis and design of compression members, जो कि हमने टॉपिक लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. These are your reference टेक्स्ट बुक्स, और नॉर्मली जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं इस स्टील स्ट्रक्चर के कोर्स के अंदर, वो हम स्टील स्ट्रक्चर्स बाय जाहिद अहमद सिद्दीकी और उनके डिज़ाइन मैनुअल को फॉलो कर रहे हैं. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से रिलेवेंट कोई बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. Now we have a summary of the previous lectures. इस कोर्स में सबसे पहले हमने जो है वो स्टील स्ट्रक्चर की जनरल बेसिक बैकग्राउंड और स्टील स्ट्रक्चर होता क्या है, स्टील के ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, मेकिंग प्रोसेसेस क्या हैं, स्ट्रक्चरल स्टील के डिफरेंट टाइप्स, बिल्ट अप सेक्शंस, मॉडर्न स्टील्स हमने डिस्कस किए. उसके बाद हमने एनालिसिस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग्स डिस्कस की, लोड कॉम्बिनेशंस भी डिस्कस किए, वेरियस टाइप्स ऑफ डिज़ाइन मेथड्स भी हमने पढ़े. और देन वी डिस्कस अबाउट द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ अ टेंशन मेंबर्स, के जो मेंबर्स बेसिकली टेंशन फोर्स को फेस करते हैं या टेंसाइल स्ट्रेसेस को फेस करते हैं, उन मेंबर्स को हम टेंशन मेंबर्स कहते हैं. तो उनको भी हमने डिस्कस भी किया और डिज़ाइन भी किया. और इन अवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द कंप्रेशन मेंबर्स, के कंप्रेशन मेंबर के अंदर आपके पास ब्रेसिंग्स आ जाती हैं, नॉन ब्रेस मेंबर्स आ जाते हैं. उसके बाद हम उनके लिए जो है वो एक स्टिफनेस फैक्टर्स भी कंसीडर करते हैं, अनसपोर्टेड लेंस भी कंसीडर करते हैं. और हमने जो है वो एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स जो है उस हवाले से हमने स्टार्ट भी किया था. आज हम उसी चीज़ को जो है वो कंटिन्यू करते हैं. So in our today's lecture we will continue our topic on the analysis and design of compression members. बेसिकली अवर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो थ्योरेटिकली बैकग्राउंड तमाम डिटेल के अंदर कंप्रेशन मेंबर्स के हवाले से हमने कवर किया था. आज हम जो है वो कुछ एलिमेंट्स या कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और जो है वो मेंबर्स हम अंडर अ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को डिज़ाइन करेंगे. वेरियस अल्टरनेट मेथड्स भी हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, उनको आज हम स्टडी करते हैं और हम उनको डिस्कस भी करेंगे. वाइल सेलेक्टिंग अ सेक्शन, जब हम सेक्शन को चूज कर लेते हैं, डबल एंगल सेक्शन के अंदर दो डबल एंगल थे हमारे पास, उसके इसके अंदर हमने 5 CPN का लोड निकाला इनटू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डायरेक्शन के अंदर, और शुड बी इंडिविजुअली ग्रेटर देन द अल्टीमेट और फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी, कि जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है उससे इंडिविजुअली जो के एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डायरेक्शन के अंदर जो लोड कैरिंग कैपेसिटीज आ रही हैं वो इंडिविजुअली अल्टीमेट या फैक्टर लोड से ज़्यादा होनी चाहिए. So therefore, after the selection of a section, all checks should be applied, included in the general design और फ्लो जो हमने डिस्कस किया डिज़ाइन फ्लो के अंदर, फ्लो चार्ट के अंदर, उन तमाम चेक्स को हम फॉलो अप करते हैं, अप्लाई करते हैं. कोई भी चेक अगर हमारा फेल होता है तो उस सेक्शन के अंदर हम उस सेक्शन को रिवाइज करते हैं. उसके बाद जो है वो तमाम डिटेल्स को हमने थ्योरेटिकली तो एक्सप्लेन कर लिया. अब हम एक डिज़ाइन एग्जांपल फॉलो अप करते हैं. उसके अंदर 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं. उन 3 डिफरेंट कंडीशंस या 3 डिफरेंट सेक्शंस को हमने डिज़ाइन करना है. तमाम डिटेल के अंदर इस एग्जांपल को फॉलो अप करते हैं. तमाम जो छोटी मोटी अगर कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी. So here we have a design example. Design a truss compression member using the following 3 given cross sectional shapes. कि आपने एक ट्रस का कंप्रेशन मेंबर डिजाइन करना है, उसके लिए आपके पास जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस 3 कंडीशंस गिवन है. फर्स्ट कंडीशन के अंदर लेट्स सपोज वी आर यूजिंग 2 एंगल सेक्शंस, 2 एंगल सेक्शन विद 10 मिलीमीटर थिक गजेट प्लेट एंड बोल्टेड स्टे प्लेट्स. कि बोल्टेड कनेक्शन के जरिए आपने एक गजेट प्लेट यूज की है 2 एंगल सेक्शंस के दरमियान. अगर आप उस सेक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं तो आपका सेक्शन जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटीज या मेंबर या आप किस तरह से उसको एनालाइज या डिजाइन करते हैं. और दूसरे इसी एग्जांपल के दूसरे पार्ट के अंदर वी हैव टू कंसीडर अ सिंगल एंगल सेक्शन. अगर हम 2 एंगल के बजाय सिंगल एक एंगल सेक्शन यूज करें तो हमारा जो है वो डिजाइन या क्राइटेरियाज जो है वो किस तरह से वेरी करते हैं. और थर्ड केस के अंदर हम एक डब्ल्यू सेक्शन चूज करेंगे, यानी कि 2 एंगल सेक्शन के बजाय सिंगल एंगल सेक्शन के बजाय हम जो है वो सिर्फ एक डब्ल्यू सेक्शन चूज करेंगे, और उससे हम जो है हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटीज वगैरह या ओवरऑल डिजाइन ऑफ द एग्जांपल हम चेक करेंगे कि हमारा जो डिजाइन है वो ट्रस कंप्रेशन मेंबर के लिए सेटिस्फाई है या नहीं है. तमाम चेक्स को भी फॉलो अप करते हैं और सारी चीजें जो सारी अगर छोटी मोटी कोई कंफ्यूजन हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी. Other conditions या other data we have, dead load is equals to 110 kilonewton, live load is equals to 140 kilonewton,
और लेंथ ऑफ द मेंबर जो है वो हमारे पास 3.4 मीटर की है एंड वी आर यूजिंग A36 स्टील स्टैंडर्ड्स। A36 स्टील हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर आए हैं अकॉर्डिंग फॉर द टेंशन मेंबर्स ऑल्सो उसकी स्पेसिफिकेशंस कंडीशंस जो है वो डिजाइन मैनुअल के अंदर सारी गिवन है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। द ट्रस मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ डबल एंगल्स अलोंग विद द गजेट प्लेट एज इज शोन बेसिकली इन द फिगर, कि हम इसको अप्लाई किस तरह से करते हैं रियल लाइफ के अंदर, वो हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे फिगर के अंदर गिवन है। वी आर कंसीडरिंग फॉर द ट्रस्ट मेंबर्स के इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जो मेंबर्स हैं बेसिकली वो अनब्रेस्ड मेंबर्स हैं, देयर इज नो ब्रेसिंग प्रोवाइडेड एट ऑल, के ट्रसेस हैं बेसिकली, तो अनसपोर्टेड जो लेंथ है वो हमारी टोटल जो है वो इफेक्टिव लेंथ के इक्वल हो जाती है, क्योंकि कोई भी ब्रेसिंग वगैरह प्रोवाइडेड नहीं है। तो हम फर्स्ट कंडीशन के अंदर दो डबल एंगल सेक्शन यूज कर रहे हैं, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया था। उसका जो एक चार्ट जो या डायग्राम वगैरह है वो भी एक्सप्लेन्ड है। उस डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद जो है वो हम डिजाइन को आगे मूव करते हैं। उसके बाद थर्ड केस के अंदर हमारे पास जो है वो एक डब्ल्यू सेक्शन था, हमने चूज करना था। अगर हम डब्ल्यू सेक्शन चूज करते हैं, लेट्स सपोज वी हैव अ फैक्टर लोड ऑफ 356 किलो न्यूटन, और उसके बाद आर अज्यूम जो आपने लेक्चर नंबर 7 के अंदर ये आर अज्यूम फॉर टू एंगल सेक्शंस और डब्ल्यू सेक्शंस के लिए हमारे पास आर अज्यूम की वैल्यू 90 गिवन थी। तो हमने 90 जो है वो हमने अज्यूम की, उसी की बेस पे हमने मैनुअल से जो है वो 5C FCR की जो वैल्यू है बेसिकली वो अज्यूम्ड वैल्यू निकाली 146.46 मेगापास्कल। उसी की बेस पे हमने रिक्वायर्ड एरिया निकाला। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय 5C FCR, जिसकी वैल्यू हमारे पास 2431 मिलीमीटर स्क्वायर आ गई। अब हमने सेक्शन को चूज करना है। अगेन सिमिलर प्रोसीजर के हिसाब से हमने एरिया सिलेक्टेड निकाला जो कि इक्विवेलेंट होना चाहिए एरिया रिक्वायर्ड से। उसके बाद हमने मिनिमम वेट ऑफ द सेक्शन चूज करना है। बी मस्ट बी मोर देन इक्वल्स टू बी मिनिमम। बी मिनिमम हमारे पास 75 मिलीमीटर है। उसके बाद जो टोटल डी है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 360 मिलीमीटर, कि जो आपकी डी है ओवरऑल डेप्थ ऑफ द डब्ल्यू सेक्शन जो है वो आपका 360 से या इक्वल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो उसी की बेस के ऊपर हमने जो है वो डब्ल्यू सेक्शन डिजाइन करना है। तो डब्ल्यू सेक्शन डिजाइन करने के लिए हम जो है वो मजीद आगे मूव करते हैं, देखते हैं ओवरऑल किस तरह से डिटेल्स को हम चूज करते हैं। अब हमने जो हमारे पास सिलेक्टेड एरिया आ गया उसी की बेस के ऊपर हमने जो है वो डब्ल्यू सेक्शंस को चूज करना है फ्रॉम द मैनुअल्स, जिसकी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 356 किलो न्यूटन है हमारे पास, और KY/LY हमारे पास 3.4 मीटर्स है। उसी की बेस के ऊपर हमने ट्रायल सेक्शन एक चूज किया मैनुअल से, और तमाम डिटेल्स उसी सेक्शन के साथ ऑलरेडी गिवन है। वहां पे हमने W150 इंटू 22.5 जो सेक्शन है वो हमने डब्ल्यू सेक्शन का चूज किया। उसका रेडियस ऑफ गायरेशन इन एक्स एक्सिस हमारे पास 65 मिलीमीटर है, अगेन फ्रॉम द मैनुअल। RY 37.1 अगेन फ्रॉम द मिलीमीटर मैनुअल। उसके बाद जो है वो हमारे पास एरिया था, एरिया हमने चूज किया फ्रॉम द मैनुअल आल्सो। एरिया इज इक्वल्स टू 2860 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये सारे पैरामीटर्स आने के बाद हमने BF/2 यानी कि जो फ्लैंज विड्थ है बेसिकली उसको हमने हाफ करना है। BF फ्लैंज विड्थ को जब हमने हाफ कंसीडर किया, उसको 152 था फ्लैंज विड्थ बेसिकली, ये 150 है या 152 है बेसिकली। 152 डिवाइडेड बाय 2 वी गॉट 76 मिलीमीटर, जो कि वैल्यू आपकी बी मिनिमम से ज्यादा आनी चाहिए। बी मिनिमम हमारे पास 75 मिलीमीटर था, यहाँ पे हमारे पास 76 मिलीमीटर आ रही है। तो हमारा जो सेक्शन है अगेन वो सेक्शन हमारा सेफर साइड के ऊपर है, यानी कि हम उसको ओके कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद हमने लैम्डा फाइंड आउट करनी है, और लैम्डा की वैल्यूज बेसिकली दो निकालनी है, एक वैल्यू फॉर द फ्लैंजेस और दूसरी वैल्यू होगी फॉर द केस ऑफ वेब। अब लैम्डा फॉर द फ्लैंज केस के अंदर हमारे पास टोटल फ्लैंज विड्थ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, और इन दोनों की फ्लैंज विड्थ और थिकनेस ऑफ द फ्लैंज जो है वो मैनुअल से मिल जाएंगी। BF तो आपको खैर गिवन है यहाँ पे 152, ये आपका ये 150 नहीं 152 है बेसिकली। तो BF आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 2 टाइम्स थिकनेस 11.5, जो कि लेस देन है होना चाहिए आपका जो लैम्डा आर की वैल्यू जो मैनुअल के अंदर से गिवन है। फॉर द फ्लैंज केस वो 15.9 हमारा सेक्शन जो है वो सेफ कंसीडर होगा। उसके बाद हमने लैम्डा निकाला फॉर द वेव के लिए। वेव के लिए H/TW यानी थिकनेस ऑफ द वेव हमने जो है वो 21 वैल्यू आ गई 21.6, जो कम होनी चाहिए 42.3 से। हम उसको अगेन ओके कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद हमने R निकाला। R बेसिकली इज द क्रिटिकल स्लैंडरनेस रेशियो KL/R मिनिमम, जो RX और RY की वैल्यू आपने दोनों निकाली है 65 और 37.1 मिलीमीटर्स, उनमें से जो आपकी लोअर वैल्यू है 37.1 वो हमने यहाँ पे चूज की। K की वैल्यू 1 है, अगेन 3400
3400 डिवाइड बाय 37.1 वी गॉट 92, जो कि 200 से कम है। अगेन सेक्शन इज कंसीडर एज अ सेफर साइड, और इसके ऊपर हमने हमारे जो चेक्स हो गए उसके बाद जो है वो हम अगेन मूव करते हैं डिजाइन के अंदर। उसके बाद हमने जो आर की वैल्यू आई, आर की वैल्यू हमारे पास जो क्रिटिकल स्लैंडरनेस रेशो की वैल्यू आई, उसी की बेस पे ऊपर हमने मैनुअल से 5 CFCR की वैल्यू चूज की, जो कि हमारी 143.66 मेगापास्कल आ रही थी। और फाइव FCR की वैल्यू आने के बाद हमने एरिया सिलेक्टेड से इसको मल्टीप्लाई किया, 5 CFCR इंटू एरिया सिलेक्टेड, 143.66 इंटू 2860 मिलीमीटर स्क्वायर जो एरिया था, डिवाइड बाय 1000 हमारा कन्वर्जन फैक्टर। वी गॉट अल्टीमेट फैक्टर या कैपेसिटी लोड इज इक्वल टू 411 किलो न्यूटन, जो कि हमारा फैक्टर लोड गिवन था क्वेश्चन के अंदर या जो जनरेट हुआ हमारे मेंबर से वो 356 किलो न्यूटन था। हमारा जो लोड कैरिंग कैपेसिटी मेंबर की है वो ज्यादा है, इट मींस के हमारा जो सेक्शन है वो सेफ साइड के ऊपर है। तो हम कह सकते हैं कि द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन बेसिकली इज W150 इंटू 22.5 इज द फाइनल सिलेक्शन। आप दो एंगल सेक्शन यूज करें, एक एंगल सेक्शन यूज करें, या W चैनल सेक्शन भी आप यूज कर W सेक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। उस केस के अंदर हमारा जो है वो डिजाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं मेंबर अंडर स्ट्रेस रिवर्सल। अब मेंबर अंडर स्ट्रेस रिवर्सल के अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स जो है वो हमारे पास ऐसे भी क्राइटेरियाज आ जाते हैं जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस दोनों एक्ट कर रहे होते हैं। उस केस के अंदर आपका जो मेंबर है वो किसी एक मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले फोर्स के लिए डिजाइन होता है। लेट्स सपोज वी हैव अ एग्जांपल हियर, डिजाइन अ ब्रिज ट्रस कंप्रेशन मेंबर। एक ब्रिज के लिए आपने कंप्रेशन मेंबर डिजाइन करना है जिसकी के की वैल्यू जो है वो स्टिफनेस अगेन वी हैव अ 1 एंड द लेंथ ऑफ द मेंबर बेसिकली इज 3.5 मीटर। और इस मेंबर के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो डेड लोड इज 80 किलो न्यूटन, सी इज अ कंप्रेसिव फोर्स, एंड लाइव लोड इज 270 किलो न्यूटन, अगेन सी इज अ कंप्रेसिव फोर्स, और टेंसाइल लोड जो आपका एक्ट कर रहा है वो 270 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है, यानी कि कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। नाउ सिलेक्ट द फॉलोइंग सेक्शंस, टाइप ऑफ सेक्शंस के दो आपको जो कैटेगरीज बताई गई है उन कैटेगरीज में से आपने एक प्रॉपर जो है वो सेक्शंस वगैरह चूज करने हैं इन लोडिंग्स के लिए और मेंबर को एज अ कंप्रेशन मेंबर डिजाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो चेक अप्लाई करेंगे कि इधर कंप्रेशन मेंबर होगा या टेंसाइल मेंबर होगा, तो उसके लिए हमने जो है वो डिजाइन करना है। अब इस एग्जांपल के अंदर जो है वो मेंबर अंडर स्ट्रेस रिवर्सल कंडीशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो एंगल सेक्शन चूज करने हैं विद द 15 मिलीमीटर थिक गजेट प्लेट वेल्डेड कनेक्शंस बट सेनेक बोल्टेड स्टे प्लेट्स हमने यूज करनी है। और सेकंड ऑप्शन के अंदर हमने जो है वो डब्ल्यू सेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन यूज करना है। अब हमारे पास जो कंडीशन है बेसिकली वो क्या है कि अल्टीमेट फैक्टर लोड इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू डेल लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड। 1.2 इंटू डेल लोड हमारे पास 80 था और 1.1 प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड हमारे पास 270 था। टोटल अल्टीमेट फैक्टर लोड हमारे पास 528 किलो न्यूटन आ गया। उसके बाद हमने अल्टीमेट जो है वो टेंसाइल लोड हम कैलकुलेट करते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल लोड इज इक्वल्स टू माइनस 1.2 इंटू डेल लोड प्लस 1.6 इंटू टेंसाइल लोड। अब हमारे पास जो -1.2 इंटू डेल लोड 80 है प्लस 1.6 इंटू टेंसाइल लोड जो है वो 270 का है। तो यहां से जो हमारी कैपेसिटी आई बेसिकली वो 336 किलो न्यूटन की आई। अब यहाँ पे हमने जब चेक अप्लाई किया कि अगर आपका कंप्रेसिव फोर्स जो है फैक्टर लोड आपके टेंसाइल लोड से ज्यादा आता है, हम जो है वो कंप्रेशन मेंबर डिजाइन करेंगे। अगर टेंसाइल लोड आपके फैक्टर लोड से ज्यादा आता है उस केस के अंदर हम मेंबर एज अ टेंशन मेंबर डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है वो फैक्टर लोड ज्यादा आ रहा है, फैक्टर लोड PU इज मोर देन अ टेंसाइल लोड, तो हम कहते हैं कि डिजाइन एज अ कंप्रेशन मेंबर फॉर अल्टीमेट फैक्टर लोड एंड देन चेक एज अ टेंशन मेंबर फॉर TU। अब हम इसमें क्या करना है हमने कि हम जिस तरह से हम लास्ट एग्जांपल्स पीछे डिस्कस कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह से हमने जो है वो कंप्रेशन मेंबर्स को डिजाइन करना है, टू एंगल सेक्शंस को कंसीडर करके और W सेक्शन को कंसीडर करके। उसके बाद हमने चेक्स अप्लाई करने हैं जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर फॉर टेंशन मेंबर्स किए थे, वही चेक्स आपने अप्लाई करने हैं और मेंबर को जो है वो एज अ सेटिस्फैक्ट्री या एज अ सेटिस्फाई कंडीशंस में लाना है या उसकी अल्टीमेट करिंग कैपेसिटीज जो है उनको आपने वेरीफाई करना है। तो आपने खुद अपनी तरफ से ये एग्जांपल जो है वो कंप्लीट सॉल्व करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जो हमने डिस्कस किया डिजाइन एग्जांपल फॉर मेंबर अंडर स्ट्रेस रिवर्सल कंडीशन, उसकी मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया। आप उसको जो है वो अपनी तरफ से एज अ कंप्रेशन मेंबर डिजाइन करना, उसके बाद जो है वो एज अ टेंसाइल मेंबर के जो चेक्स हैं वो अप्लाई करने हैं। डू इट बाय योरसेल्फ एज अ योर होम असाइनमेंट।
उसके बाद हम आते हैं इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम। अब इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम क्या होता है? इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम बेसिकली आर दोज मेंबर्स जिनके अंदर जो क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है आइदर इन बोथ एक्सिस और आइदर इन थ्री एक्सिस, कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस डायरेक्शंस के अंदर जो उनकी क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेंथ होती है, आइदर वो स्ट्रॉन्ग हो एक्सिस हो या वीक एक्सिस हो, उनके अंदर वो बकलिंग स्ट्रेंथ सेम होती है। दैट मेंबर्स बेसिकली आर नोन एज इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम्स। इन अदर वर्ड्स, फॉर एन इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम, जब आप एक सिलेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करते हैं के एल ओवर आर जो आपका रेशियो होता है, along both axes should be approximately the same। जो आपकी सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू है इन एक्स एक्सिस और इन वाई एक्सिस, वो दोनों वैल्यूज जो हैं वो सिमिलर होती हैं या अप्रोक्सीमेटली सिमिलर वैल्यूज होती हैं। दैट मेंबर्स बेसिकली आर नोन एज इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम्स। अब इस केस के अंदर क्या होता है? द मटेरियल ऑफ द कॉलम इज यूज्ड मोर एफिशिएंटली if this criterion is satisfied, which results in the most economical design of the column। कि अगर आप ऐसा मेंबर बना लेते हैं जिस मेंबर के अंदर जो एक्सिस हैं, बेसिकली दोनों के एक्सिस के अंदर आपकी जो सिलेंडर रेशियो है या बकलिंग स्ट्रेंथ है वो दोनों सेम होती हैं दोनों एक्सिस के अंदर, दैट सेक्शंस बेसिकली कैन बी ट्रीटेड एज अ मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शंस इन द स्टील स्ट्रक्चर्स। लेट्स सपोज वी हैव के एक्स एल एक्स ओवर आर एक्स, कि जो आपका सिलेंडर रेशियो इन एक्स एक्सिस है वो बराबर है के वाई एल वाई ओवर आर वाई के। अगर दोनों वीक एक्सिस और स्ट्रॉन्ग एक्सिस के अंदर जो सिलेंडर रेशियो की वैल्यू है वो इक्वल है, तो उस केस के अंदर हम आर एक्स और आर वाई का एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं, के एक्स एल एक्स ओवर के वाई एल वाई। और इसी तरह से हम उसकी मजीद जो है वो दिस रेशियो इज द मेन क्राइटेरियन फॉर द डिजाइन ऑफ द ब्रेसिंग्स। हम ब्रेसिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद जो है वो हम इसके डिजाइन को मजीद प्रोसीड करते हैं। तो थियोरेटिकली जो है वो एक मेजर बेसिक एक्सप्लेनेशंस मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब इसका एक डिज़ाइन एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो आपकी कन्फ्यूजन्स वगैरह क्लियर हो जाएंगी। ये वही प्रीवियस इक्वेशन है जिसको जो है वो हमने जस्ट जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब आते हैं एक डिज़ाइन ऑफ द कॉलम के ऊपर। लेट्स सपोज वी हैव टू डिज़ाइन इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम। Column basically we have to design a 9-meter long column in the frame structure to resist an axial factored compressive load of 1600 kilonewton। एक हमारे पास कॉलम है 9 मीटर का, उस 9 मीटर कॉलम के ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव या फैक्टर्ड कंप्रेसिव लोड जो एक्ट कर रहा है वो 1600 किलो न्यूटन का एक्ट कर रहा है। उसके अंदर हम अज्यूम क्या अजम्पशन कर रहे हैं कि अज्यूम दैट द बॉटम एंड ऑफ द कॉलम बेसिकली इज टू बी पिन्ड एंड द टॉप एंड इज द फिक्स्ड इन बोथ डायरेक्शंस। कि कॉलम का जो बॉटम एंड है वो पिन सपोर्टेड है और टॉप एंड जो है वो फिक्स्ड है फ्रॉम बोथ रोटेशंस के हिसाब से। द कॉलम इज ब्रेस्ड एट L/3 हाइट अलोंग द वीक एक्सिस। कि जो वीक एक्सिस है उस वीक एक्सिस के अंदर कॉलम को जो है वो L/3 लेंथ के ऊपर 1/3 लेंथ के ऊपर जो है वो ब्रेसिंग्स प्रोवाइड की गई हैं। assume that there is no side sway between the top and bottom points। कि जो टॉप पॉइंट है या बॉटम पॉइंट है उनके दरमियान कोई भी साइड स्वे नहीं है, स्वे मूवमेंट नहीं है, साइड के अंदर मूवमेंट नहीं है। डिजाइन अ वाइड फ्लैंज सेक्शन यूजिंग A36 स्टील एंड AISC स्पेसिफिकेशंस। कि आपने A36 स्टील जो है वो कंसीडर करनी है, उसकी स्पेसिफिकेशंस, AISC स्पेसिफिकेशंस भी कंसीडर करनी है, और एक W सेक्शन या वाइड फ्लैंज सेक्शन जो है वो आपने डिजाइन करना है। अब इसकी सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज अ कॉलम फिगर 3.21 बकलिंग ऑफ द कॉलम अलोंग द वीक एक्सिस। कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1/3 पॉइंट्स हैं, ये दोनों जो लेटरल सपोर्ट्स नजर आ रही हैं ये 1/3 पॉइंट के ऊपर है। कि अपर रीजन ये 1/3 पोर्शन हो गया, ये मीडियोकर 1/3 पोर्शन हो गया, ये लोअर बॉटम 1/3 पोर्शन हो गया। सो द बकलिंग ऑफ द कॉलम विद ब्रेसेस रिजल्ट्स इन रोटेशन ऑफ द मेन मेंबर एट द ब्रेस। कि ये आपका मेन मेंबर जो है ये आपके टॉप सपोर्ट जो है वो फिक्स है, बॉटम सपोर्ट जो है वो पिंड है, और उसके अंदर जो आपकी बेसिकली जो ब्रेसिंग पॉइंट है वो यहाँ पे सेंट्रल जोन के अंदर जो है वो आपकी एक डिफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर आप ब्रेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हो उस पॉइंट के अंदर कोई भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है, ब्रेसिंग्स वगैरह की वजह से कोई भी सोए मूवमेंट नहीं है। Hence the midpoint may be considered just like a hinge for that direction। कि यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप एज अ हिंज कंसीडर कर सकते हो। इस वजह से इसकी इफेक्टिव या जो आपकी बकलिंग लेंथ हो जाएगी बेसिकली वो आपकी ये 1/3 पोर्शन हो गया। यहाँ पे ये वाला जैसे आपने 9 मीटर की बात की है तो 3 मीटर ये वाला पोर्शन अनसपोर्टेड लेंथ हो गई, 3 मीटर ये वाला पोर्शन हो गया और 3 मीटर ये वाला पोर्शन हो गया। However, the lateral translation or sway of the central point is almost zero। के sway almost central point के अंदर कोई भी sway जनरेट नहीं हुआ है, वहां पे साइड sway मूवमेंट जो है वो जीरो है।
अब कॉलम को डिजाइन करने के लिए हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है, वी हैव अल्टीमेट फैक्टर लोड इज इक्वल टू 1600 किलो न्यूटन हमें गिवन है, और हम डब्ल्यू सेक्शन या वाइड फ्लैंज सेक्शन हम चूज कर रहे हैं। जैसे जैसे हमने लास्ट डिजाइन किए थे ऑलरेडी, उसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर रहे थे कि आर की अज्यूम्ड वैल्यू हम चूज कर रहे थे। आर की अज्यूम्ड वैल्यू हमारे पास 90 थी फॉर डब्ल्यू सेक्शंस, उसके बाद हमारे पास आर की 90 ही वैल्यू थी फॉर टू एंगल सेक्शंस, उसके बाद आर इज इक्वल्स टू 115 फॉर सिंगल एंगल सेक्शन। तो हमने डब्ल्यू या वाइड फ्लैंज सेक्शन चूज किया है, तो आर की वैल्यू हमारे पास अज्यूम्ड हो गई 90। उसी आर की वैल्यू के ऊपर हमने मैनुअल ओपन किया और मैनुअल में से हमने 5C FCR की वैल्यू निकाली 146.46 मेगापास्कल, और इसी की बेस पे हमने रिक्वायर्ड एरिया भी कैलकुलेट किया कि अल्टीमेट फैक्टर लोड डिवाइड बाय 5C FCR वी गॉट 10,925 मिलीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड एरिया की वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं ब्रेसिंग्स के ऊपर, कि हमारे जो कॉलम है बेसिकली वो 1/3 के ऊपर ब्रेस्ड है। अब उसके अंदर जो 3 पोर्शंस बन रहे हैं, टॉप पोर्शन जो है वो फॉर एग्जांपल ब्रेस्ड कंडीशन के अंदर जो टॉप पोर्शन के अंदर जो के की वैल्यू बन रही थी वो 0.8 है फॉर टॉप पोर्शन। उसके बाद जो बॉटम पोर्शन है उसके अंदर जो के की वैल्यू बन रही है वो भी 1 बन रही है, वो 1 बन रही है। अब यहाँ पे जो 1 फैक्टर है बेसिकली, अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं अनसपोर्टेड लेंथ के साथ, तो जो इफेक्टिव लेंथ आएगी वो ज़्यादा आएगी। 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमारी कम आएगी। अब उस केस के अंदर जो हायर वैल्यू है के की, उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ क्रिटिकल वैल्यू। इसीलिए जो AISC स्पेसिफिकेशंस हैं वो रिकमेंड करती हैं कि के की वैल्यू जो है वो 1 चूज करनी है फॉर द केस ऑफ ब्रेस्ड कॉलम्स के अंदर। अब हम देखें तो ब्रेसिंग्स जो हमने प्रोवाइड की हैं वो वाई एक्सिस के अंदर की हैं, एक्स एक्सिस के अंदर हमने कोई ब्रेसिंग्स प्रोवाइड नहीं की हुई। तो के एक्स बेसिकली जो है वो हमारा 0.8 आ रहा है, लेकिन उसके लिए भी हम दूसरे कंडीशंस के हिसाब से जो रिकमेंडेशंस हैं उसके हिसाब से हम के की वैल्यू 1 भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज है। अगर आप के की वैल्यू 0.8 यूज करके भी वैल्यू के एक्स इंटू एल एक्स फाइंड आउट करते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। अगर के एक्स जो है वो 0.8 की वैल्यू यूज करके भी फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों वैल्यूज के बाद जो मोस्ट क्रिटिकल वैल्यू या हायर वैल्यू जो आ रही है वही हम चूज करते हैं। तो हमने के वाई एल वाई की वैल्यू निकाली। एल वाई बेसिकली जो है वो जो हमारी कॉलम की लेंथ है वो 2 ब्रेसिंग्स के साथ सपोर्टेड है, तो हमारे के की वैल्यू जो है वो हमने इन दोनों वैल्यूज में से जो हायर वैल्यू थी वो हमने चूज की 1। के वाई एल बेसिकली इज अनसपोर्टेड लेंथ, क्योंकि 3 पोर्शंस के अंदर आपकी जो है वो 2 पोर्शंस के अंदर ब्रेसिंग्स प्रोवाइड है, तो हमारी जो है वो 3 गैप्स या 3 मेंबर्स बन गए, लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हो गई 9/3। सो वी गॉट के वाई एल वाई इज 3 मीटर। उसके बाद के एक्स एल एक्स हमारे पास जो है 1 हो गया के का फैक्टर। एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई भी आपके पास जो है वहां पे ब्रेसिंग्स प्रोवाइडेड नहीं है, तो टोटल लेंथ जो है वो 9 मीटर ही है, तो 9 मीटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल जो है वो 9 मीटर वैल्यू आ गई। अगर मैं 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे 0.8 के साथ भी वो वैल्यू जो है वो लोअर आती है, और यहाँ पे भी 0.8 के साथ जो है अराउंड 7.2 के करीब वैल्यू आ जाती है। उस केस के अंदर जो दोनों वैल्यूज में से हायर वैल्यू है 9 मीटर वाली वो हमने चूज की, क्योंकि दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू। उसके बाद के एक्स एल एक्स ओवर के वाई एल वाई का हमने रेशियो कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये टोटल 9 मीटर की वैल्यू आ रही थी और ये 3 मीटर की, टोटल रेशियो वी गॉट के एक्स एल एक्स ओवर के वाई एल वाई इज इक्वल टू 3 मीटर। अब हमारे पास जो के एक्स एल एक्स ओवर के वाई एल वाई या आर एक्स और आर वाई की जो वैल्यू आई वो हमारे पास अराउंड 3 आ गई। अब हमने मैनुअल के अंदर कॉलम्स का जो पोर्शन है या चैप्टर है अराउंड पेज नंबर 121 के आसपास, तो उसके अंदर आप कॉलम्स का सेक्शन ओपन करते हो, वहां पे आपके पास कंप्लीट जो डिटेल्स हैं कॉलम्स की वो आ जाती हैं। अब आप वहां पे अगर इन बेस्ड ऑन दिस आर एक्स ओवर आर वाई की वैल्यू के हिसाब से आप क्लोजर टू दिस वैल्यू आप सेक्शन चूज करते हैं अपना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आर एक्स और आर वाई की जो वैल्यू थी वो 3 है, तो हमने सेक्शन के अंदर जैसे नीचे सर्च करते गए एक हमें सेक्शन मिला 3 आर एक्स और आर वाई 3.06 के ऊपर W 360 इंटू 72, एरिया 9100 मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर आपकी जो वैल्यू 3 है उसके क्लोजर आपने चूज करनी है, और दूसरा एरिया के क्लोजर भी आपने चूज करनी है। एक तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड अज्यूम्ड एरिया जो हमने पीछे निकाला है उसकी बेस के ऊपर भी आप चूज कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर जो है वो हमारे पास आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज के हिसाब से। अब पहला जो सेक्शन है हमने वो चूज किया आर एक्स और आर वाई की वैल्यू के हिसाब से। हमने सेक्शन चूज किया था W 360 72 900 9100 मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आर एक्स और आर वाई, ये एरिया ऑलमोस्ट जो है वो एरिया तो कम है जो हमारा अज्यूम्ड एरिया उस सेक्शन से, लेकिन आर एक्स और आर वाई की जो वैल्यू है वो क्लोजर है।
तो ये पहला सेक्शन ये हो गया। उसके बाद आर एक्स और आर वाई, हमने आर एक्स और आर वाई को छोड़ दिया, एरिया जो है वो हमारे सेक्शन के नियर बाय क्लोजर था, वो सेक्शन हमने चूज किया W360 इंटू 91, एरिया 11,500 मिलीमीटर स्क्वायर, आर एक्स और आर वाई वी गॉट 2.44। इसी तरह से हमने सेकंड भी एरिया के क्लोजर चूज किया, W310 इंटू 86, आर एक्स और आर वाई 2.10। उसके बाद तीसरा सेक्शन भी हमने हाईएस्ट एरिया जो थोड़ा सा हमारे एरिया से ज़्यादा करीब था या थोड़ा सा हायर था, वो हमने चूज किया W310 इंटू 97, आर एक्स और आर वाई इज इक्वल टू 1.75। अल्तो फर्स्ट केस के अंदर हमारा जो एरिया है वो रिक्वायर्ड एरिया से कम है, लेकिन हमारा जो आर एक्स और आर वाई की जो वैल्यू है वो क्लोजर है। दिस मे बी ट्राइड फर्स्ट, कि हम सबसे पहले तो इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं ना, कि हमारी जो वैल्यूज हैं या जो हमारी डिजाइन रिक्वायर्ड कैपेसिटीज हैं, आया वो किसको, ये उसको कितना मैच करता है, क्लोजर वैल्यूज देता है या नहीं देता। द अदर ऑप्शन अल्दो हैव अ ग्रेटर एरिया में फेल, कि अब आर एक्स और आर वाई की केस के हिसाब से हमारा जो कम एरिया वाला भी सेक्शन हो सकता है कि हमें बेहतर रिजल्ट दे जाए, अदर जो ज्यादा एरिया वाले हैं वो हो सकता है कि फेल हो जाए। इसी चीज को हमने चेक करना है। उसके बाद हमने ट्रायल सेक्शन जो चूज किया W360 इंटू 72, जो कि हमने फर्स्ट सेक्शन जो अभी 4 चूज किए थे, सबसे पहला वाला हमने उठाया, जिसका एरिया 9100 मिलीमीटर स्क्वायर था। उसी का हमने जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की वैल्यूज हमने मैनुअल में से चूज की, जो कि आर एक्सिस हमारे पास आ रहा था 149 मिलीमीटर और आर वाई हमारे पास आ रहा था 48.5 मिलीमीटर। उसके बाद हमने जो लैम्डा की वैल्यूज को वेरीफाई करना है। अब लैम्डा फॉर द फ्लेंज पर्पस, जो हमारे पास लैम्डा था डब्ल्यू सेक्शन में ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस करा है, कि फ्लेंज केस के अंदर हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू बी एफ ओवर 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ द फ्लेंज। हमने जो आपकी वैल्यूज हैं, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज हो गया, या आपकी जो फ्लेंज की लेंथ हो गई, वेब की थिकनेस हो गई, वेब की ओवरऑल हाइट ऑफ द सेक्शन हो गया, वो सारी चीजें आपको मैनुअल में से मिल जाएंगी। हमने जब वैल्यूज पुट की तो लैम्डा वी गॉट फॉर द फ्लेंज पर्पस 6.7, जो कि लैम्डा आर से कम होना चाहिए, जो कि 15.9 है हमारा सेक्शन जो है वो अगेन ओके है। उसके बाद लैम्डा 2 फॉर वेब पर्पस, वेब पर्पस इज इक्वल टू एच ओवर टी डब्ल्यू, जो कि हमारे पास वैल्यू आ रही है 33.5, जो कि लेसर है लैम्डा आर से अगेन, जो कि हमारे पास वैल्यू है 42.3। सेक्शन इज ओके। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यूटिलाइज करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं के वाई एल यू वाई ओवर आर वाई एंड के एक्स एल यू एक्स ओवर आर एक्स। अब के वाई एल यू वाई ओवर आर वाई के वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास क्रिटिकल जो डेप्थ थी या लेंथ था जो सेक्शन का ब्रेस्ड पोर्शन का, वो हमारे पास 3 मीटर था। 3000 मिलीमीटर डिवाइड बाय आर वाई, जो हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है इन दोनों एक्सिस में से, आर एक्स और आर वाई में से, वो 48.5 मिलीमीटर था, हमने जो प्रोवाइड किया, सॉरी आर वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास 48.5 मिलीमीटर थी, हमने यहाँ पे यूज की, टोटल जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई 62 स्लेंडरनेस रेशो की। उसके बाद एक्स एक्सिस की बात करते हैं, के एक्स एल यू एक्स डिवाइड बाई आर एक्स। अब एक्स एक्सिस के अंदर हमारे पास क्रिटिकल लेंथ 9 मीटर थी, 9000 मिलीमीटर, डिवाइड बाय आर एक्स की वैल्यू 149 मिलीमीटर, वी गॉट 61। अब दोनों वैल्यूज में से जो हायर वैल्यू है स्लेंडरनेस रेशियो की, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ क्रिटिकल। अब एक वैल्यू हमारे पास 62 है, हम इसको कंसीडर करते हैं एज अ क्रिटिकल, सो देयरफॉर द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी चेक्ड हियर, कि दैट वैल्यू achieved value will be lower than 200. If low it's lower, then it will be considered as a safer side. तो हमारी जो वैल्यू R की आई है वो 62 है, वो 200 से कम है, हम इस सेक्शन को जो है वो सेफ कंसीडर करते हैं और आगे मूव करते हैं। अब R या स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू आने के बाद हमने दोबारा R की वैल्यूज की बेस पे हमने 5CFCR की वैल्यूज मैनुअल से चूज की, जो कि हमारे पास 183.52 एम्पियर आ रहा था। हमने उसी की बेस के ऊपर जो है वो अल्टीमेट कैपेसिटी फाइंड करने की कोशिश की, 5CPN इंटू एरिया। बेसिकली हमने जब वैल्यूज निकाले, यहाँ पे 183 FC 5C FCR की वैल्यू आ गई, उसके बाद हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया, 9100 डिवाइड बाय 1000 इज द कन्वर्जन फैक्टर, वी गॉट कैपेसिटी ऑफ दिस मेंबर इज 1670 किलो न्यूटन। अब 1670 जो है वो हमारा अल्टीमेट फैक्टर लोड जो गिवन था वो 1600 किलो न्यूटन था। हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेक्शन है वो सेफ साइड के ऊपर है, हम इसको ओके कंसीडर कर रहे हैं। तो सो देयरफॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन बेसिकली इज W360 into 72। अब ये सम केसेस के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो रिक्वायर्ड या अज्यूम्ड एरिया था उससे जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कम है बहुत, लेकिन आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज जो है वो ऑलमोस्ट क्लोजर होने की वजह से आपका सेक्शन जो है वो बेहतर रिजल्ट दे रहा है।
इवन जो नीचे हायर एरिया वाले थे, जो सेक्शन आपने बाकी 3 जो छोड़ दिए, जो हायर एरिया वाले थे लेकिन उनके अंदर आर एक्स और आर वाई का जो वैल्यू था, वो आपकी वैल्यू जो है वो जो हमारी सिलेक्टेड वैल्यू थी उससे बहुत कम आ रही थी। उस केस के अंदर उनका इवन एरिया बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो उनकी अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो भी कम आ सकती थी। तो ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि इक्वल लेंथ कॉलम जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से जो है वो ये चीज़ें हमारे पास अचीव हो रही हैं। इसी तरह से हमने जो है वो एक और सेक्शन डिजाइन करना है, डिजाइन अ डब्ल्यू सेक्शन कॉलम इन अ बिल्डिंग फ्रेम ऑफ 4 स्टोरी हाइट। कि 4 स्टोरी हाइट की एक बिल्डिंग है, उसका जो है वो कॉलम हमने डिजाइन करना है बाय कंसीडरिंग डब्ल्यू सेक्शन, जिसके अंदर जो है वो एक्सियल फैक्टर कंप्रेसिव लोड जो एक्ट कर रहा है वो 975 किलो न्यूटन का है। द फ्रेम इज ब्रेस्ड अगेंस्ट साइड स्वे, कि जो फ्रेम है बेसिकली वो साइड स्वे के अंदर ब्रेस्ड है, यानी कि उसको जो है वो सोए कंडीशन के अंदर या साइड्स मूवमेंट से जो है वो उसको प्रिवेंट किया गया है, रोका गया है अलोंग इट्स वीक एक्सिस। एक एक्सिस के अंदर वो ब्रेस्ड है और दूसरे एक्सिस के अंदर जो है वो मेजर एक्सिस के अंदर वो सोए कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि साइड स्वे मूवमेंट जो है वो उसके अंदर हो सकती है। Assume that the ends of the column to be pinned and the at the base and the fixed at the top। कि एंड्स जो हैं वो हमारे जो है वो कॉलम के वो पेंड है और जो उसका टॉप जो है वो फिक्स सपोर्टेड है बेसिकली। सो इफ द वाई डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली ब्रेस्ड देयर इज नो नीड टू कंसीडर द सिलेंडर रेशियो इफेक्ट, कि अगर वाई डायरेक्शन जो है वो आपकी कंटिन्यूअसली ब्रेस्ड है तो सिलेंडर रेशियो जो है वो समटाइम्स हम कंसीडर नहीं करते। तो इस एग्जांपल को जो है वो हम आगे डिजाइन करते हैं। बड़ा सिंपल एग्जांपल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, वही सेम प्रोसीजर्स ऑलमोस्ट हमने फॉलो अप करना है तमाम केसेस के अंदर। अब टोटल अल्टीमेट फैक्टर लोड जो हमारे पास था वो 975 किलो न्यूटन है। आर अज्यूम्ड फॉर डब्ल्यू सेक्शन वी हैव 90, 5 CFCR 146.46 फ्रॉम द मैनुअल। एरिया रिक्वायर्ड हमने कैलकुलेट किया 975 into 1000 डिवाइड बाय 5 CFCR, हमारे पास 6657 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं। हमने रेफरेंस जो हमें जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर डिटेल्स कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर जो है वो हम ब्रेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस के अंदर, और एक्स एक्सिस के अंदर जो है वो अनब्रेस्ड कॉलम है। तो उस केस के अंदर के की वैल्यू जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर है अनब्रेसिंग की वजह से वो हमारे पास 2 है, और वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास ब्रेसिंग्स की वजह से के की वैल्यू 1 है। सो नाउ अनसपोर्टेड लेंथ इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शंस के अंदर कॉलम की जो लेंथ है वो तो सेम 4 मीटर है। सो देयरफॉर के एक्स एल यू एक्स इज इक्वल्स टू 8 मीटर एंड के वाई एल वाई बेसिकली इज इक्वल्स टू 4 मीटर, क्योंकि वाई डायरेक्शन के अंदर के की वैल्यू 1 है और एक्स डायरेक्शन के अंदर के की वैल्यू 2 है, तो इस वजह से वहां पे लेंथ का जो इफेक्टिव लेंथ है वो बेसिकली डबल हो जाती है। सो वी कैलकुलेटेड के एक्स एल यू एक्स डिवाइड बाई के वाई एल वाई, हमारे पास रेशो आ गया 2 का। सो अब आर एक्स ओवर आर वाई क्लोज टू 2 विल बी प्रीफर्ड। अब जैसे हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर किया, कॉलम को डिजाइन किया, उसके अंदर आर एक्स और आर वाई की जो वैल्यू थी उसी बेस के ऊपर हमने सेक्शंस वगैरह चूज कर रहे थे। तो यहाँ पे आर एक्स और आर वाई की जो वैल्यू है हमारे पास 2 आ गई। अब हमने कॉलम के सेक्शंस के अंदर आर एक्स और आर वाई के डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को चूज करना और हमारे सेक्शन को आगे प्रोसीड करना है। अब हमने जो है वो अल्टीमेट फैक्टर लोड था के वाई एल वाई, हमारे पास वैल्यूज गिवन थी, जो आर एक्स ओवर आर वाई की जो वैल्यू हमारे पास आई उसी के अंदर से हमने मैनुअल के अंदर से सेक्शंस को चूज किया। जो हमने सेक्शन चूज किया वो W250 इंटू 49.1 था। उसके बाद हमने उसके जो डिटेल्स थी वो निकाल ली, सारी जो डिटेल्स अवेलेबल थी मैनुअल के अंदर, एरिया निकाल दिया, उसके बाद आर एक्स आर वाई की वैल्यूज निकाल ली, उसके बाद इफेक्टिव डी निकाल ली, टोटल फ्लेंज विड्थ निकाल दी, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, thickness of the web, radius of gyration in x axis, radius of gyration in y axis। उसके बाद सारी डिटेल्स निकालने के बाद हमने जो है वो लैम्डा की वैल्यूज को वेरीफाई किया। अब लैम्डा बेसिकली जो फ्लेंज के लिए हमारे पास होता है, फ्लेंज की जो विड्थ है ओवरऑल डिवाइड बाय 2 टाइम थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, वो हमारे पास 9.1 आ गई। और जो लैम्डा रिक्वायर्ड है बेसिकली फ्लेंज पर्पसेस के लिए वो हमारे पास 15.9 है। तो सेक्शन जो है वो हमारा यहाँ पे ओके कंसीडर हो रहा है। उसके बाद हम लेमडा इनटू वेब की बात करते हैं कि लेमडा इन वेब इज इक्वल्स टू एच, या ओवरऑल जो टोटल डेप्थ है आपकी सेक्शन की वो डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ द वेब, वी गॉट वैल्यू ऑफ 27.1, जो कि लेमडा आर वेब के केस में 42.3 से कम होना चाहिए। सेक्शन इज अगेन ओके। उसके बाद हम के एक्स एल यू एक्स सिलेंडर रेशियो इन एक्स एक्सिस हम फाइंड आउट किया हमने, जो कि हमारे पास वैल्यू 76 आ गई। उसके बाद वाई एक्सिस के अंदर सिलेंडर रेशियो की वैल्यू 82 आ गई। दोनों के अंदर जो हायर वैल्यू है वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू कंसीडर होती है, और मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो की जो वैल्यू है वो
हमारी कम होनी चाहिए 200 से। अगेन सेक्शन इज ओके। उसके बाद हम इसकी फ्लेक्सुरल कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं, जो कि फ्लेक्सुरल कैपेसिटी हमारे पास 986 किलो न्यूटन आ गई, और जो हमें फैक्टर लोड गिवन था इस मेंबर के ऊपर वो 975 था। सो वी कैन से दैट द सेक्शन इज ओके एंड सेफ। So the final selection of the section for 4-story frame basically is W250 into 49.1। तो ये हमारा कंप्लीट जो है वो सेक्शन हो गया। यहाँ तक जो है वो तमाम सिलेंडर के एज अ कंप्रेशन मेंबर्स के जो है वो उनकी एनालिसिस एंड डिज़ाइन हमने डिस्कस कर ली। अब इसके अंदर जो है वो बिल्टअप सेक्शंस बेसिकली रहते हैं। बिल्टअप सेक्शंस जो हैं वो आप लोगों को मैं उसकी थोड़ा सा थ्योरेटिकली बैकग्राउंड और उसके बाद जो है वो उसका एक सिंपल सा डिज़ाइन एग्जांपल है, प्रोसीजर ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैं आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स वगैरह कुछ भेजूंगा, वो एज एन एडिशनल असाइनमेंट या एज अ काम के तौर पे जो है वो उसको आपने सॉल्व भी करना है और मुझे सबमिट कराना है। एक्चुअली जो अभी तक आज तक जो हमने डिस्कस किया वो था एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चरल शेप्स मेंबर्स जो कि अवेलेबल हैं बाजार में। अब अगर हम बिल्टअप सेक्शंस की बात करते हैं तो थोड़ा सा डिज़ाइन प्रोसीजर ऑलमोस्ट सिमिलर है, और बिल्टअप सेक्शंस जो है वो हम अपनी मर्जी से, जहाँ पे हमें एक एडिशनल जो है वो बकलिंग स्ट्रेस ज़्यादा फेस कर रहा है कॉलम्स या कंप्रेशन मेंबर्स, तो वहाँ पे हम एडिशनल मेंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट भी हैं और ज़रूरी भी हैं। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक्सप्लेन एंड डिटेल डिज़ाइन द फ्लो चार्ट फॉर द बिल्टअप मेंबर्स यूज इन कंप्रेशन मेंबर्स, कि कंप्रेशन मेंबर्स के लिए बिल्टअप डिज़ाइन का जो प्रोसीजर है बेसिकली वो किस तरह से फ्लो चार्ट है कंप्लीट जो है वो उसका आपने जो है वो हैंड रिटन में सबमिट करानी है ये कंप्लीट असाइनमेंट, उसका जो है वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और सेकंड क्वेश्चन असाइनमेंट का है, एक बिल्टअप मेंबर है, कॉलम है जिसकी लेंथ 8 मीटर है, पिन्ड एट बोथ एंड्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 चैनल्स placed back to back at a distance of 250 millimeter. Also design flat lacing using 15 millimeter diameter rivets. अल्टीमेट फैक्टर लोड जो एक्ट कर रहा है इस मेंबर के ऊपर वो 3200 किलो न्यूटन का है। तो एडिशनल हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें अपनी तरफ से, और हैंड रिटन के अंदर ये असाइनमेंट जो है वो मुझे आपने सबमिट करानी है। तमाम स्टूडेंट्स ने, किसी ने भी जो है वो एज अ सॉफ्ट में जस्ट कॉपी पेस्ट किया है कहीं से किताब से इधर उधर से, तो जो है वो उसको 0 नंबर मिलेंगे। हैंड रिटन के तौर पे इस असाइनमेंट को सबमिट कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।